Hello friends, welcome to your channel Catalyst Sonia and this is Sonia Singh. ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से ये क्वेश्चन आता है और इसमें जो है शिक्षण को यानी कि टीचिंग को कितने पार्ट में बांटा गया है ये ब्लूम ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए सबसे पहले तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जब हम एजुकेशन करते हैं, मतलब जब हम टीचिंग करते हैं तो उस समय हम उद्देश्य बनाते हैं, राइट। उस उद्देश्य का वर्गीकरण, उसका जो है टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण जो किया गया है वो ब्लूम के द्वारा किया गया है, जिनका पूरा नाम जो है बेंजामिन B.M. ब्लूम है, जिन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया है और इस थ्योरी के बारे में बताई है। चलिए स्टार्ट करेंगे ये क्लास। मैं आपको फिर से बताऊं, आज के क्लास का जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें मेथड पेपर का भी वहाँ पे हिंट दे दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेथड पेपर के अकॉर्डिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका मेथड पेपर कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, होम साइंस हो, कोई भी पेपर हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अंग्रेजी के टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ है क्लासिफिकेशन अथवा वर्गीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका तात्पर्य है शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम। जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसका जो है हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और सिस्टमेटिक जो है इसके ऑब्जेक्टिव को हम बांटें। ऐसे तो हम जानते हैं ना कि एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको एक सिस्टम से बांटें, उस सिस्टम से जो है हम इसको करें। ये होता है टेक्सोनॉमी का मतलब। और जब हम इसको एजुकेशन में यूज़ करते हैं तो होता है शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार का व्यवस्थित क्रम या वर्गीकरण शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। यह टेक्सोनॉमी निम्नलिखित 3 प्रकार के सिद्धांतों पर होती है। देखिए, हम जो एजुकेशन का तो पहले अच्छे से समझिए कि जो एजुकेशन का कार्य होता है वो एजुकेशन यानी शिक्षा जो कार्य होता है वो इसमें जो है हमारे कुछ प्रिंसिपल शामिल होते हैं, हमारे सिद्धांत होते हैं, है ना। कुछ सिद्धांत पे जो है वो काम करता है ये। दूसरा जो है ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करता है। एक तो हो गया थियोरटिकल सिद्धांत कि हाँ भाई इस तरह से काम करना है, टीचिंग की ये थ्योरी है, लर्निंग की ये थ्योरी है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे थियोरटिकल पार्ट। दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम जो थियोरटिकल थ्योरीज होती हैं उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में लाते हैं। ठीक है, एजुकेशन में यही करते हैं ना। और तीसरा हमारा जो होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है, जिसमें हम सामने वाले को के दिमाग को, उसके मन को पढ़ कर के जो है उसको शिक्षा देते हैं। हमें अगर ये पता नहीं है कि सामने वाला पढ़ना चाहता है या नहीं, या फिर सामने वाले का जो है इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में रुचि है या नहीं, जब तक हमें ये ना पता चले तो हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसे शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए ये 3 सिद्धांतों पे जो है हमारा टेक्सोनॉमी आधारित है। पहला है शैक्षिक सिद्धांत, एजुकेशनल प्रिंसिपल, जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रिंसिपल सिद्धांत थ्योरी जो बनाई जाती हैं वो। दूसरा हमारा है तार्किक सिद्धांत, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों में यूज़ होता है, जो हम बाकी थ्योरी पेपर को जो है प्रैक्टिकलिटी देते हैं। मतलब तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल सिद्धांत, ठीक है, लॉजिकल प्रिंसिपल, जिसका कुछ लॉजिक हो, जिसका कोई मीनिंग हो। तो हम थियोरटिकल पार्ट को ही जब प्रैक्टिकल रूप देते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। तीसरा हमारा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अगर हमें सामने वाले के मन की बात या फिर उसके बोल सकते हैं कि दिमाग की स्थिति का पता ना हो तो हम शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो हमारा ये जो वर्गीकरण हुआ है
शिक्षा के उद्देश्य का वो इन 3 सिद्धांतों पर है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य बेंजामिन B.M. ब्लूम ने किया था। बाद में R.F. मेगर, D.R. क्रैथबॉल, N.E. ग्रॉनलैंड तथा मैसिया आदि ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। इनमें सर्वाधिक प्रचलित जो है ब्लूम का वर्गीकरण है, जो शैक्षिक उद्देश्य को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। अब हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उसको जो है ब्लूम ने अपने अकॉर्डिंग विभाजित किया है, अपने अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई किया है। आइए, इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। इनके अकॉर्डिंग हम जो है किसी भी इंसान को शिक्षा जो है 3 सिद्धांतों पे काम करके दे सकते हैं। शिक्षा का सिद्धांत ही होता है 3 बेस। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं, जो एक्चुअली में हम देते हैं। हम जो भी एजुकेशन का काम करते हैं वो मानसिक तौर पे ही होता है ना, कॉग्निटिव ही होता है, हम ज्ञान दे रहे हैं। एक ये डोमेन इन्होंने बताया। दूसरा पक्ष इन्होंने बताया है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, जिसको हमने वहाँ पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देने का ट्राई किया था। भावात्मक पक्ष यानी कि हम सामने वाले की क्या बोल सकते हैं, सामने वाले की रिस्पॉन्स को समझें कि वो उसका एक्चुअली करना क्या चाहता है, उसके एक्चुअली दिमाग में क्या चल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर हमें उसके बारे में नहीं पता चलेगा भाई, उसके हमें फीलिंग्स के बारे में नहीं पता चलेगा। भावात्मक आप समझते हैं, फीलिंग से रिलेट करता है, उसके एक्टिविटी से रिलेट करता है, उसके रिस्पॉन्स रिलेट करता है, उसके थॉट से रिलेट करता है। अगर हमें वो चीज़ ही नहीं पता चलेगी तो फिर शिक्षा कैसे पॉसिबल है। तीसरा हमारा है क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम अपनी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है क्रियात्मक रूप देते हैं, मनोगत्यात्मक रूप देते हैं। मतलब उसमें हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है क्रियात्मक और मनोगत्यात्मक के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब इसको और भी जो है डीपली एनालिसिस करने के लिए किया गया है। यहाँ पे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड इवैल्यूएशन। और भावात्मक पक्ष में क्या होता है, भावात्मक पक्ष में होता है रिसीविंग, रिस्पॉन्स, रिसीव करने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, फिर उसको आप वैल्यू करोगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है उसका उन्मूलन करोगे, फिर उसके बारे में विचार करोगे, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे अपने दिमाग में, और उसके बाद आपका कैरेक्टर निर्माण होगा। यहाँ पर मनोगत्यात्मक, क्योंकि प्रैक्टिकल कार्य है ये सब कुछ। उद्दीपन, इम्पल्सन, मतलब कि आपका जो है किस चीज़ को देख करके या किस बोल सकते हैं किस चीज़ से प्रेरणा लेकर, किस चीज़ से मोटिवेट होकर के आप वो काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको उद्दीपन दिया जाएगा, आपको जो है इम्पल्स किया जाएगा, आपको एक्साइट किया जाएगा कि आप इस काम में आगे बढ़ो। जब आप एक्साइट हो जाओगे आप, तब फिर उसके बाद मैनिपुलेशन होगा, आप उस कार्य को करना स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद उस पर नियंत्रण आएगा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन होगा कि किस तरह से समायोजन करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन होगा, स्वाभाविकरण होगा, फिर उसके बाद वो आपके आदत में आ जाएगा। तो ये जो है हमारा ब्लूम का पूरा फॉर्मूला है। देखिए, ब्लूम ने हमारे शैक्षिक उद्देश्य को, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को जो है 3 पार्ट में बांट दिया, ये और ये। यहाँ से बोला कि चलिए इसको भी मैं 6 पार्ट देता हूँ। ये 6 पार्ट इन्होंने इस तरह से दिया है। एक्चुअली इनका जो है वो पिरामिड के थ्रू गया है
इनका सबसे पहला स्टेप जो है, अगर हम बोले, जो कि हमारा है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले इन्होंने जो दिया है वो दिया है नॉलेज। किसको? नॉलेज को। दूसरा दिया है अंडरस्टैंडिंग, जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। मतलब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, ध्यान से समझिए, हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, उसको फिर हम समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं उसको अपनी लाइफ में, उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एप्लीकेशन के बाद हम उस चीज़ों को जो है, वो जो भी नॉलेज हमने लिया है उसको एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंथेसिस, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी भी तो पहले भी तो कुछ ज्ञान थे, कुछ हमारे पास पहले का भी तो नॉलेज था, उस नॉलेज से हम इस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। तो हम अभी के नॉलेज को जिसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, अब उसके बाद हम अभी के नॉलेज को हमारे प्रीवियस नॉलेज के साथ जो है जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट क्या आता है, इवैल्यूएशन। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो ये ज्ञान स्टार्ट किया था कितना सक्सेस हुआ और कितना हम समझे, किस हद तक जो है वो सक्सेसफुली हमारे दिमाग में जाकर स्टोर हुआ। जब हमने उसे अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट किया तो क्या बना, ये नया नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज क्या बन के निकला, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। समझ में आया ज्ञानात्मक पक्ष? जो ब्लूम हैं उन्होंने इस टेक्सोनॉमी को इसी तरह से जो है एजुकेशन को जो है इसी तरह से डिवाइड किया है। ज्ञानात्मक पक्ष को जो है 6, अफेक्टिव डोमेन को 6 और क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर को भी 6, तीनों को जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और तीनों जो है इसी तरह से कार्य करते हैं, पहले एक स्टेप, दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट में वो हमारे अंदर जाकर के किस तरह से एक छोटा सा छोटा ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाता है, हम कैसे उसको अपनी फीलिंग्स में जगह दे देते हैं, कैसे वो हमारे चरित्र में, हमारे कैरेक्टर में जो है स्थान ले लेता है, कैसे वो हमारा हैबिट बन जाता है। यही है ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। आई होप कि समझ में आ रहा हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ 3rd पेपर में है, ये आपके मैथड पेपर में भी है, और मैथड पेपर आप लोगों का 2 है, तो दोनों में से कहीं भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही जो हम पिरामिड बना रहे थे, ज्ञान का मतलब क्या होता है, आंकड़े या जानकारी याद करना। जो भी चीज़ें हमें मिलती है ना, छोटी सी छोटी, उसको हम अपने दिमाग में बैठाते हैं। मैंने आप लोग को टीचिंग का फेज़ बताया था ना, कि फेज़ में हम लोग लेवल बताया था आपको, जो शिक्षण का लेवल, जो शिक्षण का स्तर था, जिसमें पहले मेमोरी होता है, स्मृति स्तर होता है, जिसमें हमने पहले अपने किसी छोटी सी चीज़ को हमें बच्चों को सिखाना होता है, तो हम पहले स्मृति स्तर पर जाते हैं, मेमोरी लेवल पे जाते हैं, बच्चों को पहले उसको दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो लेवल होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। फिर हम बच्चे को जो है वो समझाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है डीपली एनालिसिस, जब बच्चे जो है अपना विचार, अपना जो है थॉट उसके द्वारा देते हैं। तो यही है, जो ज्ञान हुआ हमारे दिमाग में गया, उसको हमने आंकड़ों के द्वारा, एक इंफॉर्मेशन के द्वारा दिमाग में रख लिया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, इसी ज्ञान को दूसरे स्टेप पे जाता है। ये सोचिए आपका दिमाग है, ये क्या है आपका ये ब्रेन है, दिमाग है, इसमें आपने इस ज्ञान को डाल दिया, भाई ये आंकड़ा डाल दिया।
दूसरा प्रोसेस क्या होगा, उस आंकड़े को आप समझेंगे, उसको अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें आप अनुवाद करेंगे, प्रक्षेप होगा, निर्देश होगा, समझना है, समस्याएं उसमें निकलेंगी तो उसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तीसरा आपका होगा अनुप्रयोग, मतलब उसका यूज़ करेंगे, उसको जो है उपयोग करेंगे, अपनी लाइफ में करें, अपने दिमाग में करें, कहीं ना कहीं उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ट्राई करके देखेंगे ना कि भाई ये जो हमने लिया वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद हम उसको विश्लेषण करेंगे, उसका जो है एनालिसिस करेंगे कि हमने जो किया, हमने जो इसको समझा, हमने जो इसका प्रयोग किया, और अब हम इसको एनालिसिस करके देखेंगे कि दोनों सही है या नहीं, जो इसके बारे में बताया गया है और जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ हुआ वो सही है कि नहीं। तो पूरा हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या है, हम जो है संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, इसको जो है पुराने हमारे नॉलेज या पुराना हमारा जो भी ढांचा होगा, जो हमारा ज्ञान है, उसके साथ जोड़ेंगे कि कहीं कनेक्ट कर रहा है। फिर जोड़ने के बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन, जो कि हमारे विचार, जो भी हमारी सामग्री, जो भी हमारे वैल्यूज़ थे, उस पर वो कितना सही निकला है और किस तरह का निकला है। ठीक है। चलिए, अब हमारा है मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप। ठीक है, इसको हम MSG भी बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि SMSG क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। ये अलग है, ये जो हमने अभी किया ब्लूम का, ये इससे अलग है, ये SMSG के नाम से आता है। इनका क्या है, तो इसमें एक चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो हम बोलते हैं चयन करना, चूजिंग। अदरवाइज सब कुछ सेम है। ज्ञान जानना, जो कि हम ज्ञान का हमारा था स्टेप, फिर है उसको अनुवाद करना मतलब समझना, फिर है कार्य करना यानी कि प्रयोग करना, फिर उसके बाद चयन करना, ये एक एक्स्ट्रा है, फिर विश्लेषण आएगा, फिर संश्लेषण आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा। तो इसमें कितने स्टेजेस हैं, इसमें 7 स्टेज हैं। अब आइए स्क्राइविन ने भी ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी उद्देश्य को 3 स्तर पर रखा है। ये तो SMSG के अकॉर्डिंग था, इन्होंने जो है इस तरह से बांटा है। अब स्क्राइविन ने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कॉन्सेप्चुअल लेवल, दूसरा है मैनिफेस्टेशनल, तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कॉन्सेप्ट वाइज समझना, मैनिफेस्टेशनल का मतलब होता है कि सारे जो भी सिद्धांत हैं, जो हमारे जो हमने समझा है, उसका जो है प्रयोग करना। ऑपरेशनल जो है प्रयोग करके उसको एनालिसिस करना। ये सारी चीज़ें, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो आप देख सकते हैं, मेन ब्लूम ही है। चलिए, ब्लूम का ज्ञानात्मक क्षेत्र जो हमने अभी समझा, उसको हम और डिटेल से समझेंगे। जो यहाँ पर आपने ये पिक्चर में समझा है, वही सारी चीज़ें जो वहाँ पे आपको डेटा में लिखा हुआ मिलेगा। ये समझाने के लिए एक पिक्चर में लेकर आ गई थी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे डेटा में मिलेगा। मतलब हमारा जो निम्न स्तर यानी सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है ना। तो नॉलेज में क्या क्या है, विशिष्ट क्या क्या सीखने की उपलब्धियां रहती हैं, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, साधनों का ज्ञान, सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान। जो भी चीज़ें हैं उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग को देते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, जैसे इसमें परिभाषा देना, ये आपका ज्ञान लेना हुआ, कहना किसी चीज़ को, पहचानना, चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, दोहराना, प्रत्यय स्मरण यानी कि रिकॉलिंग, अभिज्ञान, रेखांकित, मापन, मिलाना, ये सारी एक्शन वर्ब्स जो है हम यूज़ करते हैं नॉलेज में, जो कि हमारे सीखने की उपलब्धियां में आती है। दूसरा हमारा है बोध, कॉम्प्रीहेंशन। तो इसको भी निम्न स्तर में ही रखा जाता है, निम्न स्तर में ही इसको भी रखा जाता है। निम्न स्तर में देखिए 3 आते हैं, इसको मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। हाँ,
ये जो 3 हैं इन लोगों को निम्न स्तर बोला जाता है। ठीक है, निम्न स्तर में ये 3 आते हैं। ये आपका जो 2 है ये मीडियम में आता है, मीडियम लेवल पर, और ये 1 जो है हमारा वो आता है उच्च स्तर पर। ठीक है, इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब आइए हम देखते हैं बोध, कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से क्रियाएं आएंगी। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन में आएगा क्या, अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख या एक्सट्रापोलेशन यानी कि उसको उसके बारे में बताना। ठीक है, उल्लेख करना, उसके बारे में बताना, ये हुआ। अब इसमें कौन कौन सा क्रियाएं, कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। व्याख्या करना आएगा ही, सारांश देना, अंतर बताना, उदाहरण देना, पुनः लिखना, बदलना, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्शन वर्ब्स या फिर एक्टिविटी जो है हमारे निम्न स्तर कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। अब हमारा तीसरा है प्रयोग, ये भी निम्न स्तर का ही है, प्रयोग भी निम्न स्तर का है, एप्लीकेशन। इसमें क्या क्या आता है, नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकरण, जो नियम और सिद्धांत हमने समझा है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जर्नलाइज करते हैं, मतलब उसको प्रयोग में लाते हैं। फिर उसके बाद है डायग्नोस, मतलब कि प्रॉब्लम, समस्या का पता लगाना। और तीसरा है पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, उसका हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें आएगा चयन करना, छांटना, पाना, प्रदर्शन करना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजना, भविष्यवाणी करना, तैयारी करना, परिवर्तित करना, ये सारे एक्शन वर्ब्स इसमें आएंगे। मध्यम स्तर पर क्या है, मध्यम स्तर पर आता है विश्लेषण या एनालिसिस। एनालिसिस में क्या क्या आएगा, 3 आते हैं इसमें भी, तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण। हम एनालिसिस करेंगे जो हमारा टॉपिक है, जो हमने ज्ञान के तौर पर लिया है, उसको विश्लेषित करेंगे। ठीक है, दूसरा है उसका रिलेशन जो है वो, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और तीसरा है इसके जो सिद्धांत होंगे, जो ऑर्गेनाइज इसके प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उसको विश्लेषित करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्रियाएं आती हैं यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। फिर आइए सिंथेसिस, ये भी मीडियम स्तर पर ही आता है। सिंथेसिस में क्या है, अद्भुत संप्रेषण यानी कि यूनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। याद रखिएगा, हम अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जो है कनेक्ट करते हैं, तो इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। हमने भी जो नया नॉलेज लिया, जिसको हमने एनालिसिस कर लिया है, अब हम पुराने हमारा जो ज्ञान है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, फिर जोड़ेंगे। फिर है योजना बनाना, फिर अमूर्त संबंध खोजना, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन खोजना, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन से एक्शन वर्ब्स हैं या एक्टिविटी हैं, वो यहाँ हैं। फिर हमारा उच्च स्तर पर एक ही है, जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, इवेल्युएशन बोलते हैं। आंतरिक साक्षियों द्वारा निर्णय, बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम इसका इवेल्युएशन करेंगे, तो इवेल्युएशन हम 2 तरह से करेंगे, एक तो इंटरनल इवेल्युएशन होगा और एक एक्सटर्नल इवेल्युएशन होगा। इंटरनल इवेल्युएशन जो कि हमने सीखा समझा, बाय या एक्सटर्नल इवेल्युएशन जो इसका आउटपुट निकल कर आए। तो इस तरह से हम उस ज्ञान का जो है 2 पार्ट में इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, इसमें ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं या फिर एक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ पे है RCM कार्य प्रणाली। ब्लूम ने अपने काम को करने का एक प्रणाली निकाला, एक सिस्टम। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन पक्ष को सृजनात्मक उद्देश्य के रूप में डॉक्टर दवे ने RCEM सिस्टम में रखा है। इस प्रकार से इस सिस्टम में ब्लूम के 6 वर्गों के स्थान पर केवल 4 वर्गों का जो है उन्होंने उद्देश्य रखा है। RCM कार्य प्रणाली क्या है, तो ब्लूम के जो वर्गीकरण है
उसको जो है डॉक्टर दवे ने अपने RCM सिस्टम के अंतर्गत उसको फिर से बोल सकते हैं कि स्थान दिया है। उसमें केवल 4 वर्गों ज्ञान, बोध, प्रयोग तथा सृजनात्मक में ही वर्गीकृत किया है। चलिए, ये RCM का है। यहाँ से ये सारे आप लोगों को ना ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होगा। अब आइए हम इसके भावात्मक पक्ष को देखेंगे। ब्लूम के भावात्मक, अभी तक हमने ज्ञानात्मक पक्ष को ही समझा है। भावात्मक पक्ष क्या है? पहला रिसीविंग था, याद है? पहला क्या था? रिसीविंग। क्रिया की जागरूकता, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उसके बारे में जो है जागरूकता, किस तरह से हम अवेयर हैं उस चीज़ को लेने के लिए, वो। फिर है क्रिया प्राप्ति की इच्छा, जो भी ज्ञान है, जो भी एक्टिविटी है, उसको हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं अपने इच्छा से। तीसरा है कंट्रोल और सिलेक्टेड स्कीम, और हमने अपनी मर्जी से जो है कोई स्कीम या कोई भी आप बोल सकते हो रास्ता चुना है, जिसके द्वारा हम वो नॉलेज जो है ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? इसमें आता है बताना, पहचानना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, चयन करना, पसंद करना, सूचना देना। दूसरा हमारा इसका स्टेज क्या था? अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्डिंग। अनुक्रिया में सहमति, हम रिस्पॉन्ड दे रहे हैं किस लिए? अनुक्रिया मतलब हम अपना रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, एग्री हो रहे हैं ना कि यस ना, मैं रेडी हूँ, मैंने रिसीव कर लिया है और मेरा जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो पॉजिटिव है। फिर है हम जो भी अनुक्रिया कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, फिर जो अनुक्रिया हो रहा है उसमें हमें संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कौन कौन से एक्शन वर्ब्स आएंगे या एक्टिविटीज आएंगी? तो ये है उत्तर देना, विकास करना, कथन करना, आलेखन, लिखना, ये सब। तीसरा इसका क्या स्टेज था? वैल्यूइंग, यानी कि अनुमूल्यन। जो हमने चीज़ें सीखा है उसको वैल्यू देना, उसको स्वीकारना, ठीक है, उसके मूल्य को एक्सेप्ट करना। ये हमारा जो है वैल्यू में 3 पार्ट आएंगे। पहले तो उसको एक्सेप्ट करना आएगा, फिर जो है उसको प्रेफरेंस देना आएगा, फिर उसके बाद उसके साथ कमिटमेंट आएगा। तो हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से जो है उसको रिसीव किया है, अपना रिस्पॉन्ड जो है हमने पॉजिटिव दिया। अब हम उसको हमारा बोल सकते हैं ना कि हमारा ये ड्यूटी है कि उसको हम प्रेफरेंस भी दें, उसको प्राथमिकता भी दें। तो हम उसको एक्सेप्ट करके उसको प्राथमिकता देंगे और उसके साथ अपना एक कमिटमेंट, एक रिलेशन ज़रूर बनाएंगे। जो भी नॉलेज, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, एक मतलब उसके साथ अटैचमेंट मेरा होगा, राइट। यहाँ पे जो एक्शन वर्ब्स है वो ये सारे हैं। ये चौथा हमारा जो स्टेज था वो था ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था। अब हमने जो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, जिसके साथ अपना रिलेशन बना लिया, उसको जो है उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्चुलाइजेशन करेंगे, उसके बारे में और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अटैचमेंट हो गया है तो उसको समझना तो ज़रूरी है। और उसके बाद जो है उसका जो है और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे अपने सिस्टम में, अपने वैल्यू सिस्टम में जो है उसको जगह देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ये रहेगा आपका एक्टिविटी। मूल्य समूह का विशेषीकरण, ये क्या है? अब हमने जो चीज़ों को जगह दी है उसका जो है समूह बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक नॉलेज जो लिया वही आपके दिमाग में रहेगा, उसके साथ बहुत सारे नॉलेज बैक टू बैक आते जाएंगे। तो क्या उसको आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग देते जाएंगे? नहीं,
उसका हम जो है सेट बनाते हैं, उसका समूह बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बनाया है एनिमल्स का, तो एनिमल्स का समूह हो गया। ये हमने बनाया ह्यूमन बीइंग का, ये ह्यूमन बीइंग का हो गया। तो इस तरह से हम कैटेगरी अपने दिमाग में बनाते चलते हैं। तो उसको हम जर्नलाइज सेट करेंगे, सामान्य समूह बनाएंगे। फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन करेंगे, विशेषीकरण करेंगे कि एक्चुअली में किस समूह में जा रहा है। और ये सारे जो है एक्शन वर्ब्स होंगे इसके द्वारा। अब इसमें क्या है, हम साइकोमोटर देखेंगे। अब क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य क्षेत्र। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। क्रियात्मक पक्ष प्रमुख स्तर निम्नांकित है। इसको भी 6 भागों में ही बांटा है। पहला है परसेप्शन। हम जो भी चीज़ें लेते हैं उसका जो है हमने, देखिए हमारा ज्ञानात्मक यानी कि हमने कॉग्निटिव लेवल पर ले लिया, हमने भावात्मक यानी अफेक्टिव लेवल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा जो आ रहा है साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक, यानी कि अब इसका जो है हम यूज़ करने पर आ रहे हैं। चाहे हम मानसिक स्तर पर यूज़ करें, शारीरिक स्तर पर करें, इमोशनल स्तर पे करें, या फिर किसी को उसके बारे में एक्सप्लेन करने पे करें। लेकिन अब प्रैक्टिकल चीज़ों का जो है टाइम आया तीसरे पार्ट में। तो इसमें हमारा प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन, जो भी चीज़ें हमने ली है उसको जो है हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे, बांटेंगे किन किन चीज़ों में, 3 पार्ट में। सबसे पहले वर्णनात्मक स्तर यानी कि एक्सप्लेनेशन लेवल पे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं। फिर है हमारा संक्रमण काल की स्थिति। ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम बोलते हैं ना निर्माण करना, क्रिएट करना। तो हम जो है एक चीज़ से दूसरे चीज़ का जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। एक ज्ञान से जो है 2 ज्ञान 3 ज्ञान हम बना सकते हैं, वो होता है संक्रमण काल। तीसरा हमारा है व्याख्यात्मक स्तर, एक्सप्लेनेशन लेवल। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है अब इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि जो हमने ज्ञान लिया है उसको हम और एक्सप्लोर करें और बढ़ाएं, उसके बारे में डीपली एनालिसिस करें और उससे जो है 2-3 ज्ञान और हम निकाल सकें। तो ये होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, निर्माण और चित्र बनाना। तीसरा हमारा आता है व्यवस्था यानी सेट। ये किस लेवल पे हम इसको सेट करते हैं, जो हमने ज्ञान लिया है, जो हमने नॉलेज लिया है, उसको हम किस लेवल पे रखेंगे, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर। तो तीनों स्तर में हम उसको सेट करते हैं। अपना फिजिकल लेवल पे भी सेट करेंगे, मेंटल लेवल पे भी सेट करेंगे, और उसके साथ इमोशनली ऑलरेडी हम अटैच हो रहे हैं तो उस लेवल पे भी सेट करेंगे। अब इसका है प्रारूप तैयार करना या बनाना। क्रिएटिविटी इसमें ज़्यादा यूज होगी। तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, निर्देशात्मक अनुक्रिया। इसमें क्या होगा, जटिल कौशल वाली क्रियाओं पर बल देना। मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो गाइडेड आएगा। हम जो है गाइड करने के लिए अब रेडी भी हैं। हम जो है बोल सकते हैं कि उस बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि हमारा रिस्पॉन्स अब सिर्फ एक्सेप्टिंग वाला नहीं हो रहा है, हम गाइड करके उसके बारे में बता सकते हैं। तो जटिल से जटिल जो क्रियाएं होती हैं उस पर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
होकर के सोचते हैं, उस बारे में ज़्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं। फिर हमारा है मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में क्या आएगा? आत्मविश्वास व कौशल का विकास। हमारा कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स जो है बढ़ेगा, क्योंकि हम जटिल से जटिल क्रियाओं करने में अब सक्षम हैं। हम जो है हमारे स्किल्स जो है वो डेवलप होगा, तो ये होगा। फिर उपयुक्त क्रियाओं में सहायक और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस होंगे जिसमें हम हेल्प कर पाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? मरम्मत करना और अभ्यास करना। यहाँ पर है 5th नंबर, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इसमें क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स जो है क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर। ये हमारी बोल सकते हैं हमारे नॉलेज का जो है सबसे टॉप लेवल का जो है स्तर होगा, जब हम उसको एकदम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं और हम करने में सक्षम हैं। फिर जटिल कार्य करने की क्षमता और कौशल का विकास। कॉम्प्लेक्स कार्य के बारे में जो हम यहाँ पे सोच रहे थे, अब हम उसको कर सकते हैं। इस लेवल में आकर के हम उसे कर पाएंगे, वो सारे स्किल्स हम में डेवलप हो चुका है। फिर है जोड़ना, सृजन करना, बदलना, पता लगाना, ये सारे एक्टिविटीज़ हमारे अंदर डेवलप हो चुकी रहेगी। समझ में आया? तो इस तरह से जो ब्लूम ने है 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारे एक छोटी से ज्ञान जो है, हमारा एक जो छोटा सा हम इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, वो इतने प्रोसेस में हो करके फाइनली हमारे लाइफ से कैसे जुड़ जाता है। अब आइए देखेंगे शिक्षण उद्देश्य को लिखना, राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव। शिक्षण उद्देश्य पहचानने तथा निर्धारित करने के पश्चात शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो आता है उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने का। उद्देश्य का व्यवहारिक रूप शिक्षण क्रियाओं को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। चलिए, उद्देश्य लेखन के पद, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्यवहारिक उद्देश्य को लिखते समय निम्नांकित पदों पर ध्यान देते हैं। पहला, शिक्षण उद्देश्य लिखना, जो हम शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं। पाठ्य वस्तु छांटना, जो हम टॉपिक निकालते हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है। तीसरा है छात्र दिए गए पाठ्यक्रम से किस तरह शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, योजना बनाना, यानी लेसन प्लान बनाना। ठीक है। फिर हमारा है उपलब्धि, यानी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के आधार पर शिक्षण उद्देश्य को पुनः लिखना, जिसमें निम्नलिखित बातें जो हैं आए। छात्र से प्रत्याशित व्यवहार का विवरण, वे दशाएं जिनमें यह व्यवहार अपेक्षित है। फिर उसके बाद देखिए, जो हम उद्देश्य अपना लिखते हैं ना, उसमें हम ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ये सब चीज़ आप कहाँ करेंगे? जब आप माइक्रो टीचिंग करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। पहले तो उद्देश्य किस तरह से लिखते हैं, तो 2 तरह का उद्देश्य आता है। लेसन प्लान अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है, और दूसरा हमारा जो हम टॉपिक निकालते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो। फिर तीसरा हमारा है कि बच्चों को जो है हम किस तरह से वो टॉपिक को पढ़ाएंगे, किस तरह से जो है उनको हम अच्छे से अच्छे समझा पाए, उसके लिए एक लेसन प्लान बनाते हैं। तो इस तरह से जो है हम चीज़ें करते हैं। फिर है लिखे हुए व्यवहारात्मक रूप वाले उद्देश्यों को पुनः देखना, रिव्यू तथा उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। अब देखिए, व्यवहारिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। व्यवहारिक उद्देश्य लिखते समय शिक्षक को निम्नांकित बातों में ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही आता भी है, ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, व्यवहारिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ज़्यादा आने का चांस नहीं है। व्यवहारिक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होने चाहिए। दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य यथासंभव अधिगम प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस से संबंधित नहीं होने चाहिए। जैसे छात्र थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस उद्देश्य में प्रमुख बल ज्ञान प्राप्त करने पर है, न कि उन व्यवहारों पर जो बताएंगे कि छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं। उद्देश्य में केवल पढ़ाए जाने वाली पाठ्य वस्तु का उल्लेख प्राप्त नहीं है।
एक उद्देश्य में केवल एक ही विचार रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उद्देश्य परिवर्तित किए जाने चाहिए। उद्देश्य छात्रों के स्तर, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। तो ऐसे जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, ये व्यवहारिक उद्देश्य इस तरह के होने चाहिए। अब है शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखना। किस तरह से लिखेंगे? इनके बहुत सारे लाभ हैं। किस तरह से लिखेंगे? व्यवहारिक उद्देश्य शिक्षण युक्तियां, व्यू रचना तथा श्रव्य दृश्य सामग्री आदि के चयन में सहायक सिद्ध होते हैं। जो हम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, उसको चुनने में हमारा व्यवहारिक उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। व्यवहारिक उद्देश्य अधिगम की क्रियाओं को प्रधानता देते हैं, मतलब कि लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग एक्टिविटी को जो है प्रधानता देते हैं। शिक्षण क्रियाएं सीमित एवं सुनिश्चित हो जाती हैं। टीचिंग का तो मेन एक ही मोटो है कि लर्निंग भाई सही से हो। इनसे अधिगम के अनुभवों की विशेषताओं का निर्धारण तथा मापन करने में आसानी हो जाती है। इनसे उद्देश्यों को विस्तारित करने में सहायता मिलती है। सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षण तथा अधिगम में इनके द्वारा समुचित संतुलन बना रहता है। इसमें कुछ समझाना नहीं है, जो लिखा हुआ है वही है। शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां, किस तरह से हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। देखिए, रॉबर्ट मेगर विधि है, ग्रॉन लुंड विधि है, मिलर विधि है, RCA मेथड है जो हम वहाँ पे कर रहे थे। ये 4 मेथड के तहत ही लिखते हैं। पहले देखेंगे हम किसका, रॉबर्ट मेगर मेथड। ये है क्या? रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए एक विधि को जन्म दिया जिसका नाम है रॉबर्ट मेगर विधि। इस विधि में निम्न सोपान होते हैं। क्या होगा? सबसे पहले कैसे लिखेंगे? रॉबर्ट मेगर विधि में सबसे पहले छात्रों की विशिष्ट उपलब्धियों को व्यवहारिक रूप में पहचानना, दूसरे शब्दों में छात्रों के अंतिम व्यवहारों को पहचाना जाना चाहिए ताकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साक्ष्य प्राप्त हो सके। तो इसमें सबसे पहले बच्चों के जो है अचीवमेंट को पहचाना जाता है कि अभी तक बच्चे ने जो है कितना क्या अचीव किया है। जैसे कोई बच्चा जो है क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई जो है मीडियम ही रहता है, एवरेज रहता है। तो वो सारे अचीवमेंट को आपको देखना पड़ता है। वांछित एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, वांछित व्यवहारों की परिभाषा तथा व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि छात्र वांछित व्यवहार कर सके, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है पढ़ाने के बाद, उस तरह का बिहेवियर उनमें आए। तीसरा है निष्पत्ति के वांछित मानदंड का विशिष्टीकरण किया जाना चाहिए, जिससे यह मालूम हो जाए कि छात्रों में कम से कम कौन सा और किस सीमा तक व्यवहार अपेक्षित है। मेगर ने उद्देश्य के लिए ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना है। उद्देश्य के प्रत्येक पक्ष के लिए कार्य क्रिया एक्शन वर्ब्स दी है। जो एक्शन वर्ब्स अभी तक हम लोग देख कर आए हैं पीछे की सारणी में, वही सारे, ठीक है। ये मेगर का है। अब देखेंगे ग्रॉनलून का। तो हमारा जो है ग्रॉनलून का विधि है। इसमें जैसे कि सामान्य विधि के अंतर्गत इन्होंने बताया है, विशिष्ट विधि के अंतर्गत जो है इन्होंने बोला है कि जिनसे सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति परिलक्षित हो। मतलब कि 2 जो इन्होंने उद्देश्य बताया है, पहला है सामान्य उद्देश्य और जिसको हम नॉर्मली शैक्षिक उद्देश्य बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो है विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसमें कि हम सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में इन्होंने दिया है एग्जाम्पल में, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न करना, ये सामान्य है। छात्र इसमें क्या क्या चीजें होंगी? छात्र अंधविश्वास छोड़ सकेगा, बिल्कुल
जब उसको साइंटिफिक दृष्टिकोण उसका होगा तो अंधविश्वास वो छोड़ ही देगा, है ना। दूसरों की बातों को तार्किक आधार पर तौलेगा। जब भी किसी से कोई बात सुनेगा तो उसको लॉजिकल वे में या साइंटिफिक वे में जो है सोचेगा, है ना। सत्य की खोज करेगा। यहाँ से हमारा विशिष्ट उद्देश्य आने लगा। नई साक्ष्यों के आधार पर अपना निजी निर्णय ले सकेगा। खुले दिमाग का होना, ओपन माइंडेड। प्रयोग में विश्वास रखेगा। निरीक्षण शक्ति अच्छी होगी। पूर्वभ्रमित नहीं होगा। ये विशिष्ट उद्देश्य है। ये इसके तहत जो है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा। जो भी मतलब एक सामान्य, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना सही है, अब इसको इम्प्लीमेंट 1 by 1 जाके वो कर रहा है तो वो हमारा विशिष्ट हो जाता है। अब देखिए उदाहरण 2, इसमें क्या है, छात्र हुक का नियम समझेंगे। ठीक है, ये सामान्य उद्देश्य है। छात्र हुक का नियम बता सकेंगे, सामान्य उद्देश्य है। छात्र हुक का नियम अपने शब्दों में बता सकेंगे, विशिष्ट हो गया। क्योंकि देखिए हमने जो बोला वो बताया उसने, तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आप बता रहे हो। लेकिन जिस दिन आप उन सारी चीज़ों को अपने शब्दों में बोलने लगोगे, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगोगे, वो विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है, विशिष्ट व्यवहार हो जाता है। छात्र हुक के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित कर सकेंगे। छात्र हुक के नियम के आधार पर कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी की गणना कर सकेंगे। ये सारी चीजें इसमें आ गई। आरसीएम की यह विधि मेगर विधि की भांति अधिगम में मात्रा, उद्दीपक एवं अनुक्रियाओं को महत्व देती है। आरसीईएम जो कि हमने देखा था उधर प्रणाली, बस छोटा सा दिया हुआ था, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डील करते हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पे ही बनाया गया है। इसका भी ब्लूम टैक्सोनॉमी ही है। ब्लूम ने जिस तरह से डिवाइड किया है उसी तरह से इसको भी क्या है, लेकिन इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको जो है सृजनात्मकता, एक क्रिएटिविटी का नाम दे दिया गया है। अदरवाइज ज्ञान, बोध, प्रयोग सब सेम है और क्रिएटिविटी है, बस यही चेंज है आरसीईएम में। ये आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। मेन इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। और बाकी ये ग्रोनलून मेथड ये सब उतना नहीं आता है, लेकिन मे भी आप लोग को वेरी शॉर्ट में पूछ दे तो हम लोग जो लेसन प्लान बनाते हैं ना, मान लो कि आप लोगों को टीचिंग टेक्नोलॉजी पे ही बनाना है लेसन प्लान, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी पे बनाना है तो एक टॉपिक आप इसमें से चूज़ करोगे और उसका जो है उद्देश्य लिखेंगे हम लोग, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, प्रस्तुतिकरण आता है। फिर उसके बाद जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है उसमें होती हैं। तो ये उतना नहीं आएगा, आएगा तो वेरी शॉर्ट में आएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। मेगर भी वही है, ठीक है, रॉबर्ट मेगर की विधि है ये आता है क्वेश्चन। मेगर विधि यानी मेगर मेथड जो है किसने इन्वेंट किया, तो ये रॉबर्ट का है, बस इतना ही है। ये क्वेश्चन आ सकता है शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां कौन कौन सी, तो ये चारों विधि है। ठीक है, बस यही है। ज़्यादा अब इसमें आपको जो करना है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत करना है। ये पूरा 6 जो है ना लाइन वाइज याद कीजिएगा, ये नहीं कि ज्ञान 1 नंबर पे तो हमारा समझ बूझ जो है 3 नंबर पे चला गया, ऐसे नहीं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है, सब कनेक्टेड है। तो पूरा इसको इसी तरह से कीजिएगा। ये तो कॉग्निटिव है, इसके बाद आपका ज्ञान है, इस भावात्मक है, अफेक्टिव है, उसको किस तरह से करना है, अफेक्टिव का भी दिया हुआ था, अफेक्टिव को भी 6 में किया है। इस तरह से आप लोगों का करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।